हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है बच्चों? तो बताइए क्या हाल चाल है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? यस, बताओ प्लीज़। चलिए चलिए चलिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे हो गए, ऐसे ही अच्छे और तंदुरुस्त रहिएगा और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने हैं। तो इस बार टैक्सेशन में बोलिए मेरे साथ 80 पार, उसके नीचे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चलो। आ, मैं पहले 5 मिनट कुछ स्टूडेंट्स के जेन्युइन क्वेश्चन है, कल के भी वीडियो में था और पहले वाले वीडियो में भी था। सबसे पहले 5 मिनट उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं सभी को, कुछ स्टूडेंट ने कल का सेशन देखा होगा या कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये लेक्चर देख रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट ने कल का लेक्चर भी देखा होगा। तो सबसे पहले आपका ये सवाल होगा, सर ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है, ओके, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच क्या यहाँ पे रिवीजन या फास्ट ट्रैक है? नहीं बेटा, ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है ये फुल यहाँ पे 100% कवरेज सिलेबस के साथ डिस्कशन है। तो ये जो है ये बैच पेड बैच है और हम जीएसटी से बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा हमारा डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच ये कंप्लीटली 100% कवरेज बैच है जो रेगुलर जैसा ही है, पर एग्जाम के हिसाब से डिज़ाइन किया है। जो भी स्टूडेंट का टारगेट यहाँ 40+ होगा, यस, वो ये बैच बिल्कुल सोच सकता है, क्योंकि ये बैच डिज़ाइन ही वैसे हुआ है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आ, या कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे जैसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा जीएसटी में 20% हुआ है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, 50% से कम कॉन्फिडेंस है, तो ये जो बैच है एग्जाम ओरिएंटेड उनको बहुत हेल्प करेगा। कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि सर ये बताइए कि आपका जो फास्ट ट्रैक बैच आएगा, जिसे हम रैपिड रिवीजन बैच कहते हैं, ये कब आएगा? जो रिवीजन बैच होता है, तो दोस्तों वो बैच यूट्यूब पे फ्री होता है। और हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन बैचेस जो स्टार्ट होने वाली, जिसे हम आरआर रिवीजन कहते हैं, एंड दैट आरआर रिवीजन 4.0, ये अप्रोक्सीमेटली 15 फेब से स्टार्ट होगी, जिसमें यहाँ पे ये जो आरआर रिवीजन बैच है अकाउंट्स, लॉ और कुछ सब्जेक्ट्स की यहाँ पे 15 फेब के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा जीएसटी का जो रिवीजन रहेगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जिसको हम कहेंगे, वो 25 फेब से आसपास स्टार्ट होगा। तो यस, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आरआर रिवीजन बैच का वेट कर रहे होगे, तो अब आपका वेट खत्म हो गया है। ओके, कुछ सब्जेक्ट अभी 15 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद में 25 फेब के बाद हमारा चालू और रिवाइज होगा जीएसटी। तो आप ओके जस्ट रिवीजन करना चाहते हो तो ये यूट्यूब पे आ जाएगा। स्टे ट्यून विद अवर यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट एकेडमी। दोस्तों, आपको और ये बता दूं कि यस, कुछ स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है यहाँ पे, वो ये पूछ रहे हैं कि सर आपका जो अमेंडमेंट बैच है और आपका जो ये जो 3 टॉपिक ने ऐड किए, ये हमें कब से अवेलेबल होंगे? तो ये आपको जो अवेलेबल होंगे वो 20 फेब के बाद अवेलेबल होंगे। तो अमेंडमेंट्स और वो 3 टॉपिक 20 फेब के बाद अवेलेबल हो गए और उसके बाद हमारा आरआर रिवीजन बैच स्टार्ट होगा। ये अमेंडमेंट्स आपको पहले कर लेना है और उसके बाद आरआर रिवीजन बैच स्टार्ट होगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है ये फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बैच का डिज़ाइन ही मैंने इस तरह से किया है कि अगर आप टारगेट ओरिएंटेड चलना चाहते हो और जीएसटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि टैक्सेशन में स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं और अभी क्या हो गया, जीएसटी 50 मार्क्स का हो चुका है, इसलिए आपका जो स्किल नॉलेज है थोड़ा अब जीएसटी में बेटर पूछा जाएगा, रैदर देन पहले 40 मार्क्स का था और उसको थोड़ा सेकेंडरी समझा जाता था। लेकिन अब जीएसटी सेकेंडरी नहीं रहेगा, आपका स्किल नॉलेज इंस्टीट्यूट आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी, बेटर एक्सपेक्ट करेगी, इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जो फिर से कह दूँ पेड बैच है, वो हमने यहाँ पे ओके अनाउंस किया है।
जो आपको हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, या हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर्स के इसमें मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीटली अपडेटेड मटेरियल आएगा। जो मेरा फिर से बता दूं, जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक ये अभी न्यूली डिज़ाइन मटेरियल है, और जो भी स्टूडेंट्स को मिला हो गया, ओके, उन्होंने देखा होगा ये मटेरियल बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज किया होगा। आपको क्वेश्चन यार मिलेगा, ओके, आपको चार्ट बुक मिलेगी, ओके, ये चार्ट बुक रहेगी। तो ये जो है न्यूली अपडेटेड मटेरियल अमेंडेड होगा। अगर आप ये बैच कर रहे हो तो आपको अमेंडमेंट अलग से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी मटेरियल अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें पूरा मटेरियल मैं दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स ये है कि सर हमें लॉगिन कैसे करना है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, ओके, आपको एक्टिवेशन और लॉगिन कैसे करना है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ऐप पे भी ले लेता हूँ। मैंने ऐप का बटन भूल गया, ऐप का बटन भूल गया। ऐप पे अब स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई। मुझे लगा कि वो ऐप पे आ जाएगा, बेटा अभी ऐप पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐप पे आ गया होगा अभी, एक बार चेक कर लेना। तो आपका ऐप पे भी ये लेक्चर, अगर बेटा मुझे प्लीज़ बताओ ऐप पे आ गया होगा तो बताइए प्लीज़, ऐप पे आ गया होगा तो प्लीज़ बताइए। ऐप पे आ गया होगा तो प्लीज़ बताइए। हाँ, तो आज आपका ऐप पे आ गया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्टिवेशन करना है। सुनिए, कुछ स्टूडेंट्स को एक्टिवेशन करना है, तो यहाँ पे वो एक्टिवेशन कैसे करेंगे, तो आप vsmartacademy.com पे जाइए, और आपने अगर कोर्स vsmart academy, ओके, vsmartacademy.com से अगर आपने कोर्स बाय किया होगा, तो वी स्मार्ट एकेडमी पे आपका लॉगिन ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। तो उसमें आपको आपके लॉगिन में एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, ओके, सब उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से आप, ओके, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो ट्यूटोरियल भी उसमें मिल जाएगा। उसमें आपको मटेरियल, ओके, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, एक टैब। उसमें अगर लिंक करोगे तो पहले कुछ चैप्टर का पीडीएफ मैंने उसमें अपलोड किया है, वो डाउनलोड करके रख लेना, अगर आपको नोट्स नहीं मिला होगा तो। ओके, आपको एक दो दिन में नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात, प्लीज प्लीज स्पैम मत करो, पहले मेरा ओके एक्सप्लेनेशन सुन लो ना, फिर मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूँ, प्लीज मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो। और उसके बाद में यहाँ पे तो यस, उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि उसमें की एक्टिवेशन भी की है, आपको जनरेट की का टैब जनरेट करना है, और आपको लाइव स्ट्रीमिंग की एज वेल एज आपको जो है यहाँ पे बाद में जो बैकअप दिया जाएगा, आपको पूरा 100% बैकअप है, और 100% बैकअप का भी की आपको दिया जाएगा, तो आप बाद में एक्टिवेट कर सकते हो। आज पूरा एक्टिवेट करके देखो, अगर क्योंकि कल का लेक्चर भी मैं यूट्यूब पे लेने वाला हूं, तो आज एक्टिवेट करके देखो, अगर ऐप में सही ढंग से चल रहा होगा तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं होगा तो कल के यूट्यूब पे वीडियो में मैं एक आपको फॉर्म प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो डिस्क्रिप्शन में कल अगर किसी को टेक्निकल इशू जा रहे हैं तो वो फॉर्म फिलअप करना। ओके, विद इन 24 आवर्स मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपका जो भी इशू है वो सॉल्व कर देगी, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक नोट्स नहीं पहुंची होगी, तो बस यहाँ पे यही कहूँगा कि पैनिक मत हो जाना, ओके, एंड डोंट वरी, नोट्स आपको मिल जाएगी आने वाले एक दो दिन में, थोड़ा पेशेंस रखो, नोट्स मिल जाएगी। तब तक मैंने आपको जो सपोर्ट दिया आपके लॉगिन में, ओके, वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में पीडीएफ आपको दी है। अगर आपने वी स्मार्ट एकेडमी लॉगिन vsmartacademy.com से परचेस नहीं किया होगा और अदर हमारे एसोसिएटेड चैनल से परचेस किया होगा, तो आप vsmartacademy.com पे जाओगे, अपना लॉगिन क्रिएट करोगे। अब सवाल ये है कि आप अपना लॉगिन कैसे क्रिएट करोगे, तो आप जो है यहाँ पे लॉगिन में जाओगे, और लॉगिन में जो है सॉरी, पहले तो आप वेबसाइट पे जाओगे www.vsmartacademy.com, वहाँ लॉगिन में जाओगे, और परचेस करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी डाला था दोस्तों, वो ईमेल आईडी आप डालोगे, और उसके बाद में आप रीसेट पासवर्ड करोगे। जैसे आप रीसेट पासवर्ड करोगे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, पर ख्याल रहे ईमेल आईडी वही डालना जो आपने परचेस करते वक्त डाला था, अगर आपने कोई अदर हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से परचेस किया होगा, और उस लॉगिन में आपको आपका सारा डेटा मिल जाएगा। अब उसी लॉगिन में
ज्वाइंट स्टडी ग्रुप करके आपको एक टैब मिलता है जिसमें टेलीग्राम लिंक दी गई है। तो ये टेलीग्राम लिंक आपको मस्ट 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 ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम, क्योंकि हमारा और आपका और हमारा कम्युनिकेशन उसी टेलीग्राम लिंक से होगा, उसी टेलीग्राम लिंक से होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को प्लीज समझिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ने परचेस किया होगा लेकिन शायद बुक्स या कोई उनके इश्यूज हो गए। तो मैं इतना कहूँगा कि ये क्लास के एंड में आप अपना ऑर्डर आईडी, मेरी टीम आपसे कनेक्टेड रहेगी, आप अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम, आई रिपीट ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम आज डाल दीजिएगा। मेरी टीम आज रात को या कल मॉर्निंग में ऑन प्रायोरिटी आपसे कनेक्ट होगी। इसीलिए अभी कोई स्पैम मत करो, कोई भी आपको इश्यूज हो गए तो आपका ऑर्डर आईडी रेडी रखना। साथ साथ में आपका जो है प्रिफरेबल टाइम, जो टाइम में आपको कॉल चाहिए, ये लास्ट के 10 मिनट में आपको टाइम दूंगा, तो आप कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए तो आप जो है इस सेशन के एंड में या कमेंट्स में डाल दो, कमेंट्स में रीड कर लूंगा और कल जब सेशन लूंगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। गूगल ड्राइव लिंक नहीं है बेटा, आपके लॉगिन में, सुनिए, आपके लॉगिन में यहाँ पे, आपके लॉगिन में जो है मैंने मटेरियल दे दिया है आपको, आपके लॉगिन में मटेरियल मिल गया होगा, पीडीएफ दी हुई है आपको, मिल जाएगी उसके अंदर। उसके बाद भी नहीं मिलती है तो यहाँ पे हमारे सेशन होने के बाद मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। पहले आप लॉगिन तो एक्सेस करो, आपका मिल जाएगा आपको मटेरियल। और ये बता दूं, ये फिर से लास्ट में बता दूं, ये फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है। मेरा फास्ट ट्रैक आरआर रिवीजन बैच वो 25 फेब के बाद चालू होगा, जिसमें चार्ट बेस्ड रिवीजन होगी। ये रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जीएसटी से फिर से अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं। और इस बार सिलेबस का चेंज को ध्यान में रखते हुए, और इस बार नो डाउट अच्छा स्किल आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, स्किल लेवल नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इसलिए ये पेड बैच है जो एग्जाम ओरिएंटेड फुल रेगुलर बैच है। एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें हमारा पूरा टारगेट जो है यहाँ पे ये रहेगा ये बैच का, कि हम एग्जाम में जीएसटी में अच्छे से अच्छा कैसे स्कोर कर सके, ठीक है। बाकी आपको अगर रिवीजन बैच चाहिए, जो फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच होगी, वो 25 फेब के बाद यूट्यूब पे आएगी। इसके पहले 3 लेक्चर ही डेमो रहेंगे, जो कल का लेक्चर डेमो रहेगा, और उसके बाद में हमारे ऐप पे लाइव सेशन रहेगा। हाँ, अभी इतना यहाँ पे इतना थोड़ा समझना कि ऐप पे मैं अभी मैंने ऐप तो स्टार्ट कर दिया, पर मुझे थोड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ऐप पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए आपके ऐप पे चल रहा होगा तो ठीक है, पर आपको कोई डाउट पूछना होगा तो वो आप यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाना, क्योंकि मेरे आईपैड पे ऐप कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत जा रही है। तो आप यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाना और आपके क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। पर आज ऐप पे चलने दो, सो दैट आप ऐप से यूज टू हो जाओगे। चलिए, हाँ, अगर कोई स्टूडेंट सीएस कर रहा है तो बिल्कुल उसके लिए भी ये बैच बहुत बेनिफिशियल है। सारा सिलेबस उनका जो है, मैं सीए और सीएस का सिलेबस सेम है, सीएमए स्टूडेंट का सिलेबस सेम है। तो आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, सबके लिए बैच बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए, बस अभी इतना ही, इसके आगे कोई टेक्निकल या अदर डाउट्स नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट ही मैं एंटरटेन करूंगा। और अभी हम हमारा सेशन चालू करते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं लेक्चर स्टार्ट होने का, तो थैंक फॉर योर कोऑपरेशन। जो न्यू टॉपिक्स रहेंगे बेटा, वो मैं फिर से कह देता हूँ, अमेंडमेंट के साथ जब मैं अमेंडमेंट्स अपडेट करूंगा तो नए टॉपिक जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो अमेंडमेंट के साथ आपको नए टॉपिक भी मिल जाएंगे। तो वो अमेंडमेंट का ही पार्ट्स रहेंगे, जो 2-3 टॉपिक है अमेंडमेंट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। डन, ठीक है। अमेंडमेंट्स में आपको अमेंडमेंट्स प्लस 3 टॉपिक दोनों भी मिल जाएंगे, जो यूट्यूब पे 20th फेब के बाद आएंगे। आई रिपीट, 20th फेब के बाद आएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो सीएमए इंटर स्टूडेंट है तो उनको कस्टम्स के टॉपिक कैसे मिलेंगे, तो मैं ये हमारे जीएसटी का जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें बता दूंगा, और सीएमए के ग्रुप में भी वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। उसके बारे में मैं आखिरी में, वो कैसे मिलेंगे, तो आपको बुक और लेक्चर्स आपके ऐप में अपडेट हो जाएंगे और बुक भी आपको डिस्पैच कर दी जाएगी, ठीक है।
हाँ बेटा, वो तो फ्री रहता है ना। अब मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अमेंडमेंट्स और एक 3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स वो अमेंडमेंट का ही पार्ट रहेगा, और वो सारे स्टूडेंट को 2020 के फेब के बाद सबको वो एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट सबको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बस अब यहाँ रुकते हैं और हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। टेलीग्राम लिंक, हाँ एक बात बता दूं, टेलीग्राम लिंक आप अगर पीसी से कनेक्ट कर रहे हो तो दिक्कत जाएगी, मोबाइल से कनेक्ट करो, मोबाइल से कनेक्ट करने से हो जाएगा। और किसी को भी कुछ दिक्कत जा रही होगी तो आपका ऑर्डर आईडी ये क्लास के एंड में, लास्ट टाइम कह देता हूँ, टेलीग्राम लिंक में जो भी जिसमें भी दिक्कत जा रही होगी, ये क्लास के एंड में आपका ऑर्डर आईडी और आपका प्रिफरेबल टाइम वो हमें बता दीजिएगा, मेरी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। डन। बेटा क्वेश्चन बुक, एमसीक्यू, एमसीक्यू आपके लॉगिन में दे दिए जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन। तो ये हमारा लेक्चर 01 का पार्ट बी है। कल हमने पार्ट 1 देखा, ये लेक्चर 01 का पार्ट बी है। तो आर यू रेडी? यस और नो? बोलिए यस सर, वी आर रेडी। तो चलिए, वी आर रेडी, ये हुई ना बात। चलिए, तो हम आते हैं यहाँ पे। मैंने एक होमवर्क दिया था कल के सेशन में, और कल के सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको लिख के देखना है ये थ्योरी क्वेश्चन। लिख के देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं करोगे तो ये इसका बैच का फायदा नहीं होगा, और मेरी बेस्ट विशेष 40+ नहीं मिलेगी। मैं आपको, मेरी बेस्ट विशेष चाहिए 40+ चाहिए, तो आपको जो मैं कहता हूँ वो आपको करके देखना पड़ेगा। चलो ये बताओ किसने किसने लिख के देखा है? ये मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, किसने किसने लिख कर देखा है? राइटिंग 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 प्रैक्टिस। भाई साहब ये बैच अगर मेरे साथ लगा रहे हो तो 10 बार बोलो राइटिंग राइटिंग राइटिंग, उससे आपको नीचे कुछ भी सोचना नहीं है। तो चलिए, कब से रेडी बैठे? थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। लिख के देखा? वेरी गुड। जिसने नहीं लिखा होगा, देखो भाई मेरी बेस्ट विशेष चाहिए ना, टैक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो फिर मैं जो बोलूँ वो करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, फिर हमने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है। डायरेक्ट टैक्स तिजोरी टैक्स है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। आपने सैलरी से कमाया, आपने बिजनेस से कमाया, आपने कैपिटल गेन से कमाया, किसी से भी कमाया, तो भी तिजोरी में पैसा आया वो टैक्स लगेगा। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस टैक्स है, कमोडिटी और गुड्स पे लगता है। तो ऐसे केस में दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट अलग है, इसका ऑब्जेक्ट अलग है। चलिए, इसलिए कभी भी अब मेरे पास ये क्वेश्चन मत लाना सर डायरेक्ट टैक्स में तो हमने ऐसा पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स में हम ऐसा पढ़ रहे हैं। भाई साहब अपने आप को बोलना, 10 बार बोलना, इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं है। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखी थी, जिसमें आर्टिकल 265, 245, 246 देखा था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की कि जब जीएसटी आया तो कितने टैक्सेस मर्ज हुए। ये आपके लिए ये आज का होमवर्क। ये आज का होमवर्क आपको ये लिस्ट लिख के देखना है, लिख कर देखना है। दोस्तों बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर अब थोड़ी सीरियस हो जाना, आपका अटेम्प्ट आने वाला है और आपने ये स्पेशली बैच लगाया है, तो ये लिख के देखना कि कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल के और स्टेट के, ये लर्न करना पड़ेगा। और ये लिख कर देख लेना कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं। साथ साथ में ये भी लिख कर देख लेना कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, यानी वो आज भी लगते हैं जीएसटी आने के बाद। तो ये था। और जीएसटी जो आया तो कल हमने ये पॉइंट्स लिख के देखे, जीएसटी ड्यूअल मॉडल में आया। तो चलो लिखे हुए पॉइंट्स खुद के हैंडराइटिंग में लिखे हुए पॉइंट्स को पढ़ो। तो जीएसटी, इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। सेंट्रल एंड स्टेट जॉइंटली लेवी द जीएसटी ऑन इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन एज अ सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो आईजीएसटी लेवी होगा। और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन होगा तो वो सिचुएशन में उस पर भी आईजीएसटी लगाया जाएगा। भाई साहब याद आया कि नहीं याद आया? बोलिए यस सर। चलो बेटा, सीए फाइनल के लिए तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जाओ वेबसाइट पे, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जाम ओरिएंटेड बैच सीए फाइनल का रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ये इंटर का चल रहा है। अब आते हैं आईजीएसटी यूनिक फीचर इन इंडियन जीएसटी मॉडल। थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, अब नो डाउट जो चार्ट्स में रेफर करूंगा और जो आपको ड्रॉ करना है, तो अभी जो रेगुलर बैच हुई है उसमें से ही चार्ट, बिल्कुल हम पूरा कंटेंट रेगुलर बैच के हिसाब से ही देखने वाले हैं। बस इतना ही है कि ये एग्जाम के हिसाब से टारगेट बेस्ड बैच होगी। तो चलो 2 मिनट में थोड़ा आपको ये समझा देता हूं।
यहाँ पे। सो दोस्तों अगर हम देखें भाई ये रेगुलर बैच का बुक है, अगर आपको यहाँ पे बता दूँ, हम आ गए थे 2 मिनट। हाँ, जस्ट मिनट। हाँ बेटा, जस्ट मिनट। हाँ, ये डायग्राम है। थोड़ा ये डायग्राम को समझो और फिर ओके ये डायग्राम को यहाँ पे मेरे साथ आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक है रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ आईजीएसटी, और आईजीएसटी जो है ये एक यूनिक फीचर है ओके जीएसटी का। आईजीएसटी जो यूनिक फीचर है जीएसटी का यहाँ पे, अब देखो अगर सप्लायर महाराष्ट्र का है, सुनिए सभी, सप्लायर महाराष्ट्र का है और बायर जो है वो यहाँ पे गुजरात का है, तो ये हुआ महाराष्ट्र, ये हुआ गुजरात। चलो मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप भी लिखते जाओ और मेरे साथ कंप्लीट करते जाओ। ओके तो दो स्टेट बना लो, महाराष्ट्र और गुजरात। ओके, और जो आपने यहाँ पे चार्ट के लिए डायरी बनाई है, ओके तो यहाँ टाइटल दो, चलो मेरे साथ फटाफट। ओके टाइटल दो रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ आईजीएसटी। डन, रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ आईजीएसटी लिखा आप सभी ने? हाँ बेटा, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच का सिलेबस 28 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, 28 तक खत्म हो जाएगा। आपने लिखा रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ आईजीएसटी, फास्ट लिखना, मैं नहीं रुकूंगा। ओके फास्ट लिखना। उसके बाद में जहां तक देखा जाए यहाँ पे सप्लायर, सप्लायर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिखो, फटाफट निकालो, दो स्टेट बनाओ, महाराष्ट्र एंड गुजरात, दो स्टेट बनाओ, इधर महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके सप्लायर, चलो यहाँ पे लिखो सप्लायर, सप्लायर जो है यहाँ यस, सप्लायर में भी एम मतलब मैन्युफैक्चरर, टी मतलब ट्रेडर। सप्लायर मैन्युफैक्चरर हो सकता है या ट्रेडर हो सकता है, फास्ट, सप्लायर मैन्युफैक्चरर हो सकता है या ट्रेडर हो सकता है। और इधर लिखो गुजरात में बायर। ओके अब बायर में यहाँ पे सेल बताओ, चलो सेल बताओ, ये सेल को लिखो इंटरस्टेट सप्लाई, ये सेल को लिखो इंटरस्टेट सप्लाई। अब इनवॉइस बनाओ और वो इनवॉइस वैल्यू 1 लाख, डन, वैल्यू 1 लाख, और वैल्यू 1 लाख जिसके ऊपर अब ये इंटरस्टेट होने की वजह से कौन दो टैक्स लगेगी या एक ही टैक्स लगेगा? एक ही टैक्स लगेगा और वो रहेगा आईजीएसटी। डू इट फास्ट। ओके लिखो वहां पे आईजीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट 18%, तो भाई 18% के हिसाब से कितना हुआ? 18,000 हुआ, तो आईजीएसटी 18,000 आपको लगेगा। लेकिन हमने इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर क्या देखा? इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर यहाँ पे ये देखा कि गवर्नमेंट को कौन देगा टैक्स? तो जोर से बोलो मेरे साथ सभी जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है, जहां बैठे वहां से बोल रहे हो क्या? सब गवर्नमेंट को टैक्स सप्लायर देगा, बट बर्डन पास ऑन टू द बायर, बर्डन पास ऑन टू द बायर। तो यह केस में ये जो है गवर्नमेंट को टैक्स देगा 18,000 और बिल में बर्डन पास ऑन कर देगा। ओके तो टैक्स इज पेबल बाय द सप्लायर, सप्लायर उसका टैक्स देगा। तो ये यहाँ पे एरो करो, सेंटर में लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाएगा ऑन जीएसटीएन पोर्टल। आई रिपीट, ऑन जीएसटीएन पोर्टल। अमाउंट होगी 18,000, तो 18,000 का टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाएगा और ये इनवॉइस में पास ऑन हो जाएगा बायर को। अब यहाँ पे ओके आईजीएसटी का रेट क्या होगा? तो आईजीएसटी का रेट फुल होगा। जब इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी और एचजीएसटी, और इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी 18,000। यहां तक सभी ने लिखा? लिखा होगा तो फटाफट एल टाइप करो, लिखा होगा तो फटाफट एल टाइप करो। ओके तो यहाँ पे नहीं बेटा, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच बाद में आएगी, और ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ टारगेट रखना चाहते हैं 40+, और ये फ्री नहीं है, ये पेड बैच है, और आपको ये बैच हमारे vsmartacademy.com पे मिल जाएगा। लिख लिया? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ लो, गवर्नमेंट को जब आप 18,000 देते हो और ये 18,000 आपने गवर्नमेंट को पे किया, तो आपने इनवॉइस बनाया, आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। गवर्नमेंट को पे करने के बाद ओके ये गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे शेयर करती है? तो यहाँ जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो थी, और गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो गवर्नमेंट आईजीएसटी लेगी उसका 50%, सुनिएगा, उसका 50% खुद रखेगी और 50% स्टेट को देगी। आई रिपीट, 50% खुद रखेगी और 50% स्टेट को देगी। हाँ, तो पूरा पैसा सेंट्रल नहीं रखेगी। इवन दो आपको टैक्स जो है वो टैक्स पूरा का पूरा गवर्नमेंट को देना है, एज आईजीएसटी देना है। तो व्हाट इज योर रोल? तो आपको ये नहीं सोचना है गवर्नमेंट क्या करने वाली, योर रोल पे फुल आईजीएसटी 18,000।
What government will do is just for your knowledge, not for exam. It is important for your knowledge. गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करेगी 18,000, मामला इंटरस्टेट का है, तो वो सिचुएशन में 50% जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयर करेगी, 50% सेंट्रल खुद रखेगा और 50% स्टेट को देगा। तो पहला सवाल, तो सर इसका मतलब आईजीएसटी का कंट्रोल सेंट्रल के पास है? हाँ, बोलो मेरे साथ, आईजीएसटी का कंट्रोल सेंट्रल के पास है और ये पूरा कंट्रोल सेंट्रल करती है, कलेक्शन पूरा सेंट्रल कर लेती है, लॉ पूरा सेंट्रल बनाती है, लेकिन पूरा का पूरा सेंट्रल नहीं रखती है। ओके, सेंट्रल जो है वहां पे लिखो, यहाँ पे अब लिखो 50% रेवेन्यू सेंट्रल रखता है। कम ऑन लिखो, 50% रेवेन्यू सेंट्रल रखता है और दूसरा 50% रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को देता है। 50% रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को देता है। लिखा आपने, वेरी गुड। ठीक है बेटा, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप ऑर्डर आईडी वगैरह डाल दो, ऑर्डर आईडी वगैरह डाल दो प्लीज। तो सदिक ऑर्डर आईडी डाल दो आप। ओके, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये लिखा। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ये आपने 50% स्टेट को देगा। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने जो आईजीएसटी कलेक्ट किया उसका 50% कौन से स्टेट को देगा? तो बेटा सेल हुआ महाराष्ट्र से, पर बायर है गुजरात का। तो ये डिसाइड हुआ था जब जीएसटी लॉ ला रहे थे, तो ये डिसाइड हुआ था कि ये जो 50% है, ओके, जो आईजीएसटी कलेक्ट किया उसका 50% रेवेन्यू गवर्नमेंट वो स्टेट के साथ शेयर करेगी जो डेस्टिनेशन स्टेट है, मतलब जो जहां गुड्स सेल किया गया। सेलर स्टेट के साथ नहीं, जहां से सेल हुआ वहां पे नहीं, सुनना, जहां से सेल हुआ वहां वो स्टेट के साथ नहीं। ओके, जहां ओके बायर है उस स्टेट के साथ ये 50% रेवेन्यू उसको दिया जाएगा। मतलब ऐसा एरो करके बताओ। ओके, ये गुजरात को दिया जाएगा क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर ये गुजरात को क्यों दिया गया? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक क्या है कि भाई आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, तो वो गुजरात को क्यों दिया गया? क्योंकि बेटा ये इंटरस्टेट, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्योंकि समझ लो ये बायर भी बिजनेसमैन है और ये अगर बिजनेसमैन है, ओके, और इसके ऊपर क्या लग के आया? इसके ऊपर आईजीएसटी लग के आया। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, आगे जब बायर को सेल करना हो, आई रिपीट, आगे जब बायर को सेल करना हो तो ओके, आगे जब बायर को सेल करना हो तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो आगे वो अगर इंट्रा सेल करेगा तो इंट्रा स्टेट सेल करेगा सेम गुड्स, तो वो लगाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये जो एसजीएसटी लगाएगा ये गुजरात का होगा, ये एसजीएसटी रहेगा वो गुजरात का होगा। तो अगर ये पैसा, सुनना, एक मिनट में लॉजिक समझ लो, नहीं तो आपको यहां पे जैसा मैं बोल रहा हूं वो सुन लेना पड़ेगा। ओके, ये जो 50% आईजीएसटी का है वो महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया गया? वो बायर स्टेट को क्यों दिया गया? अगर वो पैसा महाराष्ट्र को देते, अगर ये पैसा महाराष्ट्र को देते तो फिर आईजीएसटी का क्रेडिट आगे गुजरात गवर्नमेंट नहीं देती, क्योंकि आगे अगर ये सप्लाई हो रहा है और उसका सेट ऑफ लेना है तो यहां पे गुजरात गवर्नमेंट अपने स्टेट से वो आईजीएसटी एडजस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पैसा महाराष्ट्र को दिया हुआ है। इसीलिए यहां पे ये डिसाइड हुआ जीएसटी लाते वक्त कि यहां ये जो आईजीएसटी का पैसा कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, तो डेस्टिनेशन बायर जो डेस्टिनेशन का है, बेटा स्पैम मत करो। ओके, क्वेश्चनर रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड दोनों का सेम है, जो अभी रिसेंट बैच है। हो गया? आंसर मिल गया? ओके, आंसर मिल गया। चलो, ठीक है। यस बेटा, तो मैंने ऑर्डर आईडी लिख लिया है, अब बाद में बात करेंगे, मेरे को डिस्कशन करने दो यहाँ पे। ओके, चलो यहाँ पे प्लीज, मैं अभी कोई भी आंसर नहीं देने वाला हूं, स्पैम मत करो नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये ओके, लेक्चर के एंड में या इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चंस होके डाल देना, कल स्टार्टिंग में मैं ले लूंगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑर्डर आईडी आपका डाल देना। ओके, ये वीडियो के कमेंट्स में या आखिरी में पूछो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे जहां तक है ये
तो गवर्नमेंट ने एक बस सिंपल लॉजिक बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने ये जो आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू बायर स्टेट को इसलिए दिया क्योंकि अगर ये पैसा गुजरात को मिला तो गुजरात वो आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में दे देगा। इसके वजह से यहाँ पे ओके रेवेन्यू किसको दिया गया, तो रेवेन्यू गुजरात को दिया गया। यहां लिखो डेस्टिनेशन स्टेट, डेस्टिनेशन स्टेट के साथ वो शेयर किया गया। समझा क्या? जो भी स्टूडेंट को समझा होगा, जो लॉजिक है ब्रॉड सेंस में, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ब्रॉड सेंस में समझा होगा। एग्जाम के हिसाब से अगर तो एक आधा एमसीक्यू क्वेश्चन है पूछा होगा तो आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू बायर स्टेट के साथ शेयर किया जाता है। समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो बेटा, 1 टाइप करो। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट कौन किसको मिलेगा, तो गुजरात। और यहां लिख दो रेवेन्यू 50% रेवेन्यू is allocated to गुजरात, allocated to गुजरात गवर्नमेंट। अगर वो गुजरात को दिया तो सामने उसका क्रेडिट मिल जाएगा। डन, वेरी गुड। चलिए, तो ये था बेटा यहाँ पे कि यूनिक फीचर ऑफ यहाँ पे आईजीएसटी। जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट बेटा। चलो मैं पढ़ लेता हूं। नो अदर कंट्री, देखिएगा, नो अदर कंट्री हैज द कंसेप्ट ऑफ आईजीएसटी which facilitates seamless flow of ITC for all supplies flowing in and around the territory of India। इंडिया ही ऐसी एक कंट्री है जहां आईजीएसटी है, बाकी कोई भी अदर कंट्री में आईजीएसटी नहीं है। ठीक है, और हमने इसलिए लाया क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, और अगर हमें जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसमें क्रेडिट का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके वजह से हमने आईजीएसटी लाया। दूसरा, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्स, अंडरलाइन ओके, क्या अंडरलाइन करना है? इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विस विल सब्जेक्ट टू आईजीएसटी। अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी अप्रोक्सीमेटली बी अ सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी क्या रेट से लगेगा? तो जो टोटल रेट रहेगा उस पर ओके, जैसे आपका जीएसटी का रेट 5%, 12%, 18% या 28% जो रेट रहेगा उसके हिसाब से लगेगा। ओके, अब डायग्राम में देखो, मतलब ये समझ लो सप्लायर महाराष्ट्र का है, बायर गुजरात का है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सप्लायर अगर महाराष्ट्र में सेल करता है तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां सप्लाई हुआ वहां का टैक्स लगेगा। तो अगर ये महाराष्ट्र में सेल कर रहा है तो इसे कहते हैं इंट्रा, इसे कहते हैं क्या बेटा? इंट्रा। और अगर ये इंट्रा हो रहा है तो इसके ऊपर सीजीएसटी 50%, एसजीएसटी 50% लगेगा। और अगर ये इंटर स्टेट कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो आईजीएसटी लगेगा, और वो आईजीएसटी यहाँ पे ओके 100%, मतलब जो भी आपका जीएसटी रेट होगा उससे लगेगा। और आईजीएसटी का जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% खुद रखेगी और 50% स्टेट को बांटेगी। ओके, और कौन से स्टेट को देगी? जो बायर स्टेट है उसको देगी, सो दैट आगे उसका क्रेडिट कंटिन्यू रहे। ओके, यानी उस स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट में अगर वो माल बेचा गया तो वो गवर्नमेंट उस आईजीएसटी का भी क्रेडिट अलाउ करे, और कहीं पे भी क्रेडिट ओके यहां पे डिस अलाउ ना हो। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट आईजीएसटी लगेगा। लेकिन आप सिर्फ गुड्स के केस में मत इमेजिन करना, सर्विस के केस में भी सेम प्रोविजन होगी। जैसे अभी मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे लोकल पढ़ा रहा हूँ, फेस टू फेस फिजिकल यहाँ पे पुणे में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं पुणे में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ओके महाराष्ट्र डेस्टिनेशन पे सर्विस दिया, तो ये डेस्टिनेशन अगर सेम स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट कहलाया जाएगा। और क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अगर मैंने अदर स्टेट में, समझ लो आप अदर स्टेट में बैठे हो और मेरी सर्विस अदर स्टेट में जा रही है तो उसे इंटरस्टेट कहा जाएगा, और वहां क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो इंटरस्टेट सप्लाई यानी क्या? सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आ जाओ नोटबुक में, और आप अब आपको लिखना है ओके, जो मैं कह रहा हूं वो लिखना है। व्हाट डू मीन बाय इंटरस्टेट सप्लाई? तो चलो लिखो ओके, टाइटल दो, इंटरस्टेट सप्लाई कब बोला जाता है? इंटरस्टेट सप्लाई कब बोला जाता है? लिखते लिखते मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर क्रेडिट का कोई इश्यू होगा तो मैं आगे कवर करूंगा। ओके, क्रेडिट कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, बस अभी इतना समझ लो कि आगे पूरा
फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए यहाँ पे उसका रेवेन्यू 50% किसको दिया गया, तो वो बायर स्टेट को दिया गया। अगर इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा तो डोंट वरी, मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बताओ कि मैं आपको 4 लेयर में पढ़ाने वाला हूँ और कहीं ना कहीं आपका जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो। चलिए, तो आपने इंटरस्टेट सप्लाई, तो लिखो इंटरस्टेट सप्लाई कौन कौन से हो गए, और मैं एक एक लाइन आपको समझाता हूं। लिखो, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। Following are the transactions of interstate supply. हमारे जो क्वेश्चन बैंक की नोटबुक है उसमें लिखना है, चार्ट वाली नोटबुक नहीं, क्वेश्चन बैंक की नोटबुक में लिखना है। चलो फटाफट आ जाओ यहाँ पे। फॉलोइंग आर द सप्लाईज आर कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई। हमारी जो क्वेश्चन बैंक की नोटबुक है, आपने 2 रजिस्टर बनाए होंगे, एक रजिस्टर चार्ट के लिए बनाया होगा, एक रजिस्टर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बना, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बनाया होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन बैंक का राइटिंग प्रैक्टिस वाला रजिस्टर है उसमें लिखो। लिखो पहला, यहां पे लिखना लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, लिखते वक्त ध्यान रखना, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ब्रैकेट में एलओएस। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ब्रैकेट में एलओएस। और नेक्स्ट, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस, ब्रैकेट में पीओएस आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट, थोड़ा फास्ट स्पीड में रखना। ब्रैकेट में लिखो दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, आपका सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है। ओके, तो उसे हम कहेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। अब देखो वर्डिंग क्या है, सप्लायर का लोकेशन, ध्यान सुनना, सप्लायर का लोकेशन एक स्टेट में है, समझ लो सप्लायर महाराष्ट्र का है, उसका लोकेशन महाराष्ट्र में है, और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां आप गुड्स डिलीवर्ड कर रहे हो, जो प्लेस पे आप सप्लाई कर रहे हो, जहां गुड्स आप डिलीवर्ड कर रहे हो वो अदर स्टेट में है। तो ये ध्यान रखना है आपको, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, आई रिपीट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये ध्यान रखना है। तो एलओएस, ओके, सिंपल वे में मैं वर्ड यूज करूंगा एलओएस एंड पीओएस। दूसरा सर्विस का एग्जांपल लेता हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र का है और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मैं सर्विस दे रहा हूं, समझ लो आप गुजरात में बैठे हो, आप ओके दिल्ली में बैठे हो, आप राजस्थान में बैठे हो, आप कर्नाटका में बैठे हो, और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मेरा सप्लाई जा रहा है वो गुजरात है। ओके, तो जब आपका सप्लायर का लोकेशन एक स्टेट है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट है तो उसे इंटरस्टेट बोला जाता है। ओके, आई बात समझ में? समझ में आई होगी तो फटाफट 1 टाइप करो, समझ में आई होगी तो फटाफट 1 टाइप करो। दूसरा लिखो, सेकंड, कब इंटरस्टेट बोला जाएगा? सेकंड लिखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड लिखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ब्रैकेट में एलओएस, ब्रैकेट में एलओएस, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस, आर इन स्टेट एंड यूटी, आर इन स्टेट एंड यूटी, ब्रैकेट में लिखना, और वाइस वर्सा, स्टेट एंड यूटी ब्रैकेट में, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या? मतलब यहां पे वर्डिंग्स लिखते वक्त आपका इतना फोकस होना चाहिए कि लिखते टाइम ही लर्न हो जाना चाहिए। लेना है ना आपका ओवर 40+ तो लिखते टाइम ही लर्न हो जाना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि हो सकता है सप्लायर एक स्टेट में है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यूटी में। समझ लो मैं महाराष्ट्र का हूं और मुझे ऑर्डर अंडमान निकोबार से आया, तो मैं जब महाराष्ट्र से अंडमान निकोबार सप्लाई कर रहा हूं,
या दीव दमन दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है, या फिर ओके चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो ओके अब समझ लो पंजाब से चंडीगढ़ जा रहा है या महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जा रहा है, जो यूनियन टेरिटरी है, आई रिपीट जो यूनियन टेरिटरी है, और वाइस वर्सा। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक स्टेट से यूटी में जाएगा या यूटी से स्टेट में जाएगा तो इसे इंटरस्टेट कहा जाएगा और उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। डन डना डन डन। ओके चलो, अगर टू समझाओगा ओके तो टू टाइप कीजिएगा बेटा। देखो आपके और मेरे बीच में सिर्फ अब ये टाइप करना ही है तो मुझे आपका समझ में आएगा। और एक टीचर को जब वो स्टूडियो से लेता है तो फेस तो सामने नहीं होते, अदरवाइज फेस से समझ जाता है, लेकिन आपके रिस्पॉन्स से जरूर मैं समझ जाऊंगा और मुझे पढ़ाने में मोटिवेट होगा। और ओके आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बेस पर मेरा आगे का पढ़ाना होगा, इसलिए प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा। ओके तो ये पॉइंट 2 था जिसमें हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई फिर से बता दूं, जहां गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो वो स्टेट, जहां सर्विस आप डिलीवर कर रहे हो वो स्टेट, वो अदर स्टेट में है, सो उसे इंटरस्टेट कहा जाएगा। नाउ थर्ड लिखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ब्रैकेट में LOS। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ब्रैकेट में LOS एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में POS, प्लेस एंड सप्लाई ब्रैकेट में POS आर इन डिफरेंट यूटीज। डिफरेंट यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, आर इन डिफरेंट यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। चलिए इसका मतलब क्या होता है कि समझ लो ट्रांजैक्शन हुआ अंडमान निकोबार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी यूटी है और अंडमान निकोबार भी यूटी है, तो दो यूटीज में ट्रांजैक्शन हो गए, या दीव दमन दादरा नगर हवेली या फिर लद्दाख यहाँ पे ओके सॉरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, लद्दाख यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं लद्दाख यूटी है। तो जब आपके ट्रांजैक्शन, सुनना ध्यान से, एक यूटी से दूसरे यूटी में हो गए, अंडमान निकोबार से लद्दाख हुए, लद्दाख यूटी है, तो ऐसे सिचुएशन में वो भी इंटरस्टेट बोला जाएगा। तो चलो मेरे साथ लर्न करो, ओके मेरे साथ लर्न करो। इंटरस्टेट कब बोला जाएगा? तो इंटरस्टेट तब बोला जाएगा व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर, सुनिए ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट में, तो आपको देखना है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। जोर से बोलो मेरे साथ, क्या देखना है आपको? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का है, वो अगर दूसरे स्टेट में है तो वो इंटरस्टेट बोला जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे यूटी में, या फिर थर्ड लोकेशन ऑफ सप्लायर एक यूटी में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे यूटी में है, तो उसे इंटरस्टेट बोला जाएगा। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लिखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट डाउन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिफ्थ लिखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिफ्थ लिखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है, तो अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अब देखो आप एक लेमैन जैसा आप क्या सोचोगे, मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंटरस्टेट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट में यहां पे सुनो, इंटरस्टेट में क्या होगा, तो इंटरस्टेट में आप क्या सोचोगे लेमैन जैसा, भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ओके लेमैन जैसा सोचोगे, पर भाई साहब आपको लेमैन जैसा नहीं सोचना है। अब आप लॉ पढ़ रहे हो और लॉ से लॉ होना चाहिए, और लॉ ओके क्या जीएसटी से होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि अगर ये इंडिया है और बाहर से यूएस से गुड्स इंडिया में आ रहा है, ओके इंडिया में आ रहा है, तो वैसे लेमैन लैंग्वेज में ये तो इंटर कंट्री हुआ, लेकिन ये इंटर कंट्री नहीं बोला जाएगा, ये ओके इसको भी जीएसटी के लैंग्वेज में इंटरस्टेट बोला जाएगा। ओके अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो, कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, तो ये भी इंटरस्टेट बोला जाएगा, और इंपोर्ट गुड्स पे भी आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे लगती है, इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी भी लगेगा। समझा होगा तो फटाफट 4 टाइप करो। तो यहाँ पे इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट माने जाएंगे और उस पर भी आईजीएसटी लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सुनो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया से आप जापान एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंडिया से जब आप जापान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरे कंट्री हुआ है, तो ये भी इंटरस्टेट बोला जाएगा, और ये भी इंटरस्टेट बोला जाएगा, तो इसे भी आईजीएसटी लगेगा। एक्सपोर्ट गुड्स पे भी आईजीएसटी लगता है।
सुनिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं पिक्चर में डाल रहा हूं और अभी डोर बांधते हैं, अभी डोर बांधते हैं। अगर नहीं समझा तो मुझे बताना। तो पहला पॉइंट, अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी जीएसटी के इंपैक्ट है। बोलो मेरे साथ, कोई भी गुड्स और सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी जीएसटी के इंपैक्ट है। और उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी लगता है। और भाई अभी तक अच्छे समझा होगा तो क्या लाइक करो भाई, ओके लाइक करो। अगर अच्छे से समझ रहा होगा और आपको सच में मजा आ रहा होगा तो लाइक करो। मैं लाइक देखना चाहता हूं तो मुझे समझेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा मेरा कम्युनिकेशन का तरीका बस वही है कि आपको लाइक करना पड़ेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होगा। ओके, तो ऐसे केस में यहां पे तो बेटा पहले बैच आज का लेक्चर देख लो, फिर बैच की फीस क्या बाद में देखेंगे, आखिरी में बताऊंगा। लेक्चर का मजा तो ले ले आज, ओके, फिर बाद में देखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पे भी जीएसटी के इंपैक्ट है और आईजीएसटी लगता है। और आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट पे भी जीएसटी के इंपैक्ट है। और दोस्तों जीएसटी इसके ऊपर भी लगता है, एक्सपोर्ट पर भी लगता है। ये हुई ना बात। अब मैं एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में डालना चाहूंगा, सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में अभी डालना चाहूंगा, हो सकता है ये पूरा ना समझे, पर मुझे टाइम देना। अगर मैं जो बोल रहा हूं उसका 50% भी समझ गया तो समझ लेना समझ गया। बाकी 50% कैसे कंप्लीट करना मैं बताऊंगा। मेरे पे पूरा ट्रस्ट रखो, मेरे पे पूरा ट्रस्ट रखो। हाँ, अब देखिए बेटा यहां पे, अब मुझे देखो, ये जो आईजीएसटी है, नहीं बेटा ये एक मिनट एक मिनट, कोई अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट जाऊंगा, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं है, ये रेगुलर है, 100% है। ठीक है, आप अगर सेकेंड टाइम भी रिपीट कर रहे होगे तो थोड़ा पहले 2 चैप्टर में पेशेंस रखना। मैंने पहले ही कल बताया था, 2 चैप्टर में थोड़ा हो सकता है कि आपको स्लो लगे जिनका जीएसटी अच्छे से हुआ। और बेटा 2 चैप्टर के बाद मुझे क्या है कि जो फर्स्ट टाइम जीएसटी देख रहे हैं इनको मुझे थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा, इनको तुम्हारे लेवल पे लाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको समझ जाएगा कि ये कैसे मैंने बैच डिजाइन किए। पहले 2 चैप्टर, ठीक है। चलो, तो ओके यहाँ पे आईजीएसटी। अब मैं आता हूँ एक्सपोर्ट के केस में। तो एक्सपोर्ट के केस में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट के केस में आईजीएसटी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। अब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कहती है कि आप एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज लाओ, और फॉरेन एक्सचेंज लाने के बाद ओके हम आपको प्रमोट करेंगे, आपको टैक्स के इंसेंटिव देंगे। हम टैक्स से इंसेंटिव देंगे, भाई आप पे तो जीएसटी लगा दिया पर इसका हम आपको इंसेंटिव देंगे अगर पैसा आप कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाओगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ओके एग्जाम्पल लेते हैं गोपाल। ओके गोपाल भाई, ओके समझ ले, तू एक्सपोर्ट करना चाहता है। गोपाल ने कहा हाँ सर मैं एक्सपोर्ट करूंगा। मोदी जी खड़े, इधर मोदी जी खड़े और इधर गोपाल है। ओके, तो गोपाल ने कहा कि यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं गोपाल भाई एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करो, क्या कर रहे हो, हमको इंडिया की डेवलपमेंट करनी है, फॉरेन एक्सचेंज लाना है। ओके, इंडिया को पहले नंबर पे लाना है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होगी तो हम वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी जो है खरीद पाएंगे, और जहां तक देखा जाए हम यूएस को डोमिनेट करेंगे। लाओ लाओ एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज लाओ। तो गोपाल ने कहा हाँ सर बिल्कुल मैं एक्सपोर्ट करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज लाऊंगा सर। ओके, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। अब यहाँ पे मोदी जी ने कहा अगर तू पैसा फॉरेन एक्सचेंज में लाता है और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाता है तो हमने तेरे पे जो टैक्सेस लगाए, टैक्स तो लगेगा पर ये टैक्स को हम आपका इंसेंटिव दे देंगे। इंसेंटिव दे देंगे मतलब ये टैक्स अगर पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाता है, बोलो मेरे साथ, अगर पैसा तू कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाता है तो ये टैक्स हम तेरे को जीरो कर देंगे। भाई पहले तो टैक्स लगाएंगे पर हमारी कंडीशन पूरी कर। हमारी कंडीशन क्या पूरी कर कि तू ये जो पैसा है ओके एक्सपोर्ट का रुपीज में मत ला, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ला, तो तुझे इंसेंटिव देंगे। और ये लगने वाला टैक्स समझ लो तेरे पे 18% टैक्स लगेगा, तो इसको हम जीरो कर देंगे। तो गोपाल ने कहा सर जीरो हो जाएगा मेरा टैक्स? हाँ ना सर 18% टैक्स आ रहा है, देखो मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पर 18% टैक्स आ रहा है। सर ये तो गलत है ना, देखो मेरी प्राइस बढ़ रही है टैक्स की वजह से। तो मोदी जी कहेंगे जा तेरी जिंदगी जी ले, पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाया तो तुझे जीरो ओके ये टैक्स कर देंगे। ये जीरो जो है ये इंसेंटिव हो गया और इसका नाम पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव देके टैक्स को जीरो कर रही है अगर पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आया, इसलिए इसका नाम पड़ गया, चलो मेरे साथ सभी बोलोगे, इसका नाम पड़ गया जीरो रेटेड सप्लाई।
इसका नाम पड़ गया जीरो रेटेड सप्लाई। तो जनरली जीरो रेटेड सप्लाई कब बोला जाता है? सबने बोला जोर से, कहो ओके, बोला क्या क्या बोला? जीरो रेटेड सप्लाई। तो जनरली जीरो रेटेड सप्लाई कब बोला जाता है? जब आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट का पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाते हो। कम ऑन, एक्सपोर्ट करते हो और पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में जाते हो, तो जो आपके ऊपर टैक्स लगाया गवर्नमेंट उसको जीरो कर देती है। तो वो कहा जाता है, वो इंसेंटिव को कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। उस इंसेंटिव को कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? यस बोलिए, फटाफट बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था बेटा ओके डिस्कशन ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। आई होप आपको मजा आया होगा, और मजा आया होगा तो फटाफट लाइक कीजिएगा और एमजेड एमजेड टाइप कीजिएगा। तो चलिए हमारे डिस्कशन पे आते हैं। तो ये हमने इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में यहाँ पे पढ़ा, ये हमने इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में पढ़ा। ठीक है, डन। वैसा तो मैंने यहाँ नोट्स में भी दिया था, पर आपसे लिखवा लिया मैंने, मेरे को जानबूझ के लिखवाना था इंटरस्टेट सप्लाई। वैसे तो मैंने नोट्स में भी दिया है, पर कुछ चीज़ें मैं आपके राइटिंग प्रैक्टिस में लूँगा। चलो अब उसके बाद में ओके यहाँ पे तो चलो इंट्रास्टेट सप्लाई पे। ओके इंट्रास्टेट सप्लाई पे क्या होगा और इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या होगा? इंट्रास्टेट सप्लाई पे यहाँ पे आपको दो एक्ट लगेंगे, CGST एक्ट और SGST एक्ट। ये 50% टैक्स लगाता है, ये 50% टैक्स लगाता है। CGST और SGST ये 50% टैक्स लगाता है और ये 50% टैक्स लगाता है। और कुछ जहाँ यूनियन टेरिटरी होगी, 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ ओके यहाँ पे जहाँ यूनियन टेरिटरी होगी वहाँ UTGST एक्ट लगेगा, वहाँ UTGST एक्ट लगेगा। और अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ पे IGST एक्ट अप्लीकेबल होगा और IGST लगेगा। यस और नो? नहीं नहीं, ऐप की चार्ट मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। ओके मेरा मेरा आईपैड जो है ओके ऐप खुलने में टाइम पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो अभी मैं सिर्फ यूट्यूब की चार्ट देख रहा हूँ। आपको अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो यूट्यूब पे आ जाना, ठीक है? और प्लीज़ 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 ओके वो यहाँ पे मैं ये जो बंदा है ना टैक्स वैक्स वाला, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ भाई। ओके ये अननेसेसरी जो है यहाँ पे स्पैम कर रहा है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब देखो ये जो UTGST है वो जो यूनियन टेरिटरी में होगा तो वो केस में यहाँ पे ओके UTGST लगेगा। चलो डन। अब आ जाओ आगे के डिस्कशन पे, अब आ जाओ आगे की डिस्कशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं ये जो डिस्कशन है ये लेना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर GST। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर GST। देखो तो यहाँ पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया था, पर ये लर्न नहीं हुआ तो भी चलेगा, अब इतना काम का नहीं है। पहले मैंने क्वेश्चन में लिया है इसका, तो रिलेटेड क्वेश्चन यार अगर आप ओपन करके रखते हो तो ये क्वेश्चन यार नंबर साथ साथ में देख सकते हो। ओके और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी देख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन मिला होगा। करेंटली द फिजिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट are clearly demarcated in the list 1, list 2 and list 3 of article 246 with almost no overlap between the respective domain। अगर आपको आर्टिकल 246 याद होगा जो आपने इनकम टैक्स में या लॉ में पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 246 तीन लिस्ट प्रोवाइड करता है। एक अगर आपको याद होगी तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ याद आया आपको? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ओके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके बेटा जो भी जिसको भी स्टूडेंट को क्वेश्चन है क्लास, ये वीडियो के कमेंट में आपका ऑर्डर आईडी डाल देना या ये वीडियो के एंड में आपका ऑर्डर आईडी दे देना। याद आया तो यस गोरनाक मैं समझ गया, समझ गया। आप आखिरी में ऑर्डर आईडी डाल देना, ठीक है? प्लीज स्पैम मत करना बेटा। तो तीन लिस्ट होती है जिसमें सेंटर के पास क्या पावर है और स्टेट के पास क्या पावर है, ये क्लियर दिया हुआ है। सेंटर हैज अ पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स except alcoholic liquor for human consumption and etc, while state have a power to levy tax on sale of goods वगैरह। in case of interstate sale
सेंटर हैज अ पावर टू लेवी सीएसटी, मतलब क्या, ये पुराने लॉ में ऐसा था कि भाई सेंटर के पास एक्साइज था, स्टेट के पास सेल्स टैक्स था, अगर आपने वो टैक्सेस लिखे होंगे, और जब इंटरस्टेट होता था तो सीएसटी लगता था। हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में इस पर नहीं पूछेंगे। फॉर द सर्विसेज सेंटर अलोन वॉज एम्पावर्ड टू लेवी सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स पहले पूरा सेंटर के हाथ में था। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू साइमल्टेनियसली, अब ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट, जीएसटी जो है यहाँ पे इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंड करना पड़ा, थोड़ा ये समझ लो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट थी। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में टोटल 3 लिस्ट थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ओके, और लिस्ट 3। ओके, लिस्ट 1 थी यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 थी स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 थी कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट थी हमारे आर्टिकल में। अब यूनियन में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती थी। लिस्ट 2 में जो स्टेट में दिए उसके ऊपर स्टेट ही लॉ बना सकता था। और लिस्ट 3 में जो सब्जेक्ट्स दिए, सुनिएगा, लिस्ट 3 में जो सब्जेक्ट दिए हैं उसके ऊपर ओनली यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट, मतलब सेंटर एंड स्टेट, दोनों लॉ बना सकती थी। लेकिन क्या था कि जीएसटी लाना है तो जीएसटी ऐसा नहीं था कि सेंटर ही बनाएगा, स्टेट बनाएगा, ऐसा नहीं था। जीएसटी लाने के लिए ऑब्जेक्ट ये था कि दोनों मिलकर सेम ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाएगी। अब दोनों मिलकर सेम ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना, तो ये तीनों लिस्ट में पावर नहीं था। हाँ, लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट जो थी, वो कॉन्करेंट लिस्ट में ये था कि कोई सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, पर दोनों अलग अलग बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे टेररिज्म जो था, ओके, लिस्ट 3 में है। एजुकेशन, ओके, एजुकेशन लिस्ट 3 में है। अब एजुकेशन में सेंट्रल बोर्ड भी है और स्टेट बोर्ड भी है, पर दोनों अलग अलग है, दोनों मिलकर नहीं चलाते हैं। जैसे आपने सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड है, और ओके ये स्टेट बोर्ड भी होगा, पर दोनों सेपरेट लॉ बनाते हैं, दोनों सेपरेट प्रोसीजर करते हैं। सब्जेक्ट सेम है एजुकेशन, पर दोनों अलग अलग चलाते हैं। हमें जीएसटी ऐसा नहीं चाहिए था कि सेंट्रल अपने हिसाब से चलाएगा, स्टेट अपने हिसाब से चलाएगा, ऐसा नहीं चाहिए था। ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन तो ज्वाइंटली साइमल्टेनियसली सेंटर और स्टेट साथ में चलाएंगे। इसलिए ये देखा गया कि भाई ये जो लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें हमें ओके जीएसटी लगाने का पावर ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो लॉ ऑपरेट करना था वो दोनों गवर्नमेंट मिलके चलाने वाला था, तो लिस्ट 1 हेल्प नहीं करेगा, लिस्ट 2 ओनली स्टेट के लिए है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पर अलग अलग बनाएगी, ज्वाइंटली नहीं बनाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत पड़ी। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड require amendment in constitution so as to simultaneously empower center and state to levy and collect this tax. The constitution of India simultaneously, jointly, ये हाईलाइट करना कि वे दोनों गवर्नमेंट मिलके जो है यहाँ पे लॉ बनाएगी। ठीक है, empower center and state for levy and collect the tax. Constitution of India has been amended, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, और ये आप एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए याद करके जाना। और अमेंडमेंट जो हुई जीएसटी लाने के लिए, वो अमेंडमेंट थी 101st अमेंडमेंट, और 101st अमेंडमेंट हुई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाया गया। ओके, फॉर दिस पर्पज आर्टिकल 246A, एक नया आर्टिकल ऐड किया गया जीएसटी लाने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, संशोधन नंबर था 101। ओके, ये एमसीक्यू के लिए याद करना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जीएसटी आया, तो 101st अमेंडमेंट से आया, और आर्टिकल 246A लाया गया, विच एम्पावर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो इसमें से आपको सिर्फ ये याद रखना था कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 अलग अलग लिस्ट है, लेकिन ज्वाइंटली हमें जीएसटी लगाना था। ज्वाइंटली जीएसटी लगाने का पावर आर्टिकल 246 में नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, 101st अमेंडमेंट लाई गई और आर्टिकल 246A लाया गया। चलिए, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A क्या कहता है? आर्टिकल 246A जो है, अब ये पढ़ेंगे, और ये एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाना। ये ओके, सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी है, यहां से गंगा का जन्म हुआ,
यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है, ये गंगा का जन्म पॉइंट है। गंगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ओके, हर एक्ट का सोर्स वहां से निकलता है, वहां से जन्म होता है। ओके, तो जीएसटी का जन्म जो हो रहा है, ओके, आज चलो, ओके, यहाँ पे खुशियां मनाओ, ओके, लड्डू बांटो, क्योंकि जीएसटी का जन्म होने वाला है, और वो होने वाला है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री आर्टिकल 246A से। ओके, सो यहाँ पे हाँ, आर्टिकल 101, आप इमरजेंसी नंबर भी याद रख सकते हो। सर कैसे याद रखे? तो 101 अमेंडमेंट मतलब इमरजेंसी, हाँ, ये याद रख सकते हो। तो आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? Notwithstanding to anything contained in Article 246 or 254, Parliament and subject to clause 2, the legislature of every state, Parliament, okay, and legislature of every state, यानी दोनों मिलकर हैज अ पावर टू मेक द लॉ, दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। एंड मतलब दोनों साथ में चलेंगे, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लोकसभा एंड विधानसभा, ओके, दोनों साथ में, ओके, यहाँ पे पावर टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और स्टेट, मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी। इंडिया के सारे गुड्स, सुनो, इंडिया के सारे गुड्स और इंडिया के सारे सर्विसेज पे दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, और दोनों मिलकर ज्वाइंटली टैक्स लगाएंगे 50-50। और आईजीएसटी होगा तो ओके, आईजीएसटी टैक्स एक ही लगेगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद 50% स्टेट को बांटेगी, और वो स्टेट कौन सा? तो डेस्टिनेशन स्टेट रहेगा। चलिए, ओके, अब ये देखिए, ये तो दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, लेकिन आगे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल, ओके, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल, तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव power to make the law with respect to goods and service tax where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade, मतलब IGST। हाँ, लेकिन अगर सप्लाई इंटरस्टेट होगा तो उसका लॉ सेंट्रल बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। हाँ, सुनो, अगर सप्लाई इंट्रा है तो दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली लॉ बनाएगी, जिसे हम सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट कहेंगे। लेकिन आपका अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो वो केस में ओनली पार्लियामेंट एक एक्ट बनाएगी, आईजीएसटी। रेवेन्यू कलेक्शन भी पार्लियामेंट करेगी, सुनिएगा, रेवेन्यू कलेक्शन भी पार्लियामेंट करेगी, और जो पार्लियामेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट किया फिर बाद में उसका 50% स्टेट को बांटेगी, बाद में बांटेगी। ओके, यहां तक पॉइंट समझा क्या? अगर यहां तक समझा होगा तो प्लीज फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 1 टाइप करो। आपके टाइप करने से ही मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ओके, और कोई स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी हो गए तो क्वेश्चन पुट कर दो, कहाँ आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं कवर कर लूंगा। डन 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 डन, यस और नो? तो आपको समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। ठीक है, तो जीएसटी लगाने का पावर आ गया, दोनों गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगाएगी अगर इंट्रा होगा, और इंटरस्टेट होगा तो पार्लियामेंट आईजीएसटी एक्ट बनाएगी, और पार्लियामेंट आईजीएसटी एक्ट बनाएगी और उसका टैक्स सेंट्रल लगाएगी, जो बाद में हमने एक डायग्राम बनाया था, बाद में वो स्टेट के साथ बांटा जाएगा, बाद में वो स्टेट के साथ बांटा जाएगा। ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता बेटा, ये तीनों लिस्ट तो फेल होगी, इसके लिए सेपरेट आर्टिकल 246A बनाया गया। सुनो, ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि जीएसटी ना लिस्ट 1 में आता है, ना 2 में आता है, ना 3 में आता है। जीएसटी के लिए सेपरेट आर्टिकल बनाया गया, और वो था आर्टिकल 246A, और आर्टिकल 246A बना के जीएसटी लगाने का पावर दिया गया। एग्जाम में अगर आपको कुछ सवाल आया तो एग्जाम में जो है बेटा, फिर से ये कोई स्पैमर आ गया, ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको सवाल आया कि भाई कौन से आर्टिकल से जीएसटी लगाया गया, तो आपको ये याद रखना है आर्टिकल 246A, ओके, इससे आपको जीएसटी लगाया गया है। चलिए, हाँ, अब देखो नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट पे आता हूं, एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चन आया था कि भाई वी अंडर विच आर्टिकल क्या है जीएसटी का लेवी हुआ, एक्सप्लेनेशन, और ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। The provision of this article shall, in respect of goods and service tax referred in clause 5 of Article 279A, take effect from the date recommended by the Goods and Service Tax Council. और Article 279A5 covers the following 5 goods. चलो देखो, Article 246A ये पावर देता है कि सेंटर और स्टेट ज्वाइंटली इंडिया के सारे और गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाएंगे, ज्वाइंटली लगाएंगे, इन द नेम ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगाएंगे। देन जितने भी इंडिया में गुड्स के ट्रांजेक्शन्स होंगे या सर्विस के ट्रांजेक्शन्स होंगे, इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 279A5 में आएंगे वो गुड्स पे जीएसटी तब से लगाया जाएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। पहला सवाल, सर व्हाट डू यू मीन बाय काउंसिल? देखो, सारे स्टेट्स, अराउंड 28 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, ओके, 28 स्टेट्स है, 7 यहाँ पे यस 8 यूनियन टेरिटरीज आएगी, नहीं सॉरी 28 स्टेट्स है, 3 ऐसे स्टेट है जो यूटी कम स्टेट है और 5 यूटी है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। टोटल 36 स्टेट्स और यूटी है, इतना याद रखना, 36 स्टेट और यूटी है। तो ये 36 स्टेट और यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिलकर जीएसटी लॉ बना रहे हैं, साथ में मिलकर जीएसटी टैक्स लगाएंगे। तो इनमें जहां तक देखा जाए कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, क्योंकि इतने स्टेट्स, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट, हर स्टेट्स की यूटी की अलग गवर्नमेंट, सेंटर में बीजेपी है, दिल्ली स्टेट में आप है, तो इन सब का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो एक काउंसिल बनाया गया जो प्रेसिडेंट ने बनाया, सुनना, एक काउंसिल बनाया गया जो प्रेसिडेंट ने बनाया गया, और ये जो जीएसटी काउंसिल बनाया गया जो प्रेसिडेंट ने बनाया जिसको परिषद कहा जाता है, प्रेसिडेंट ने सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, जैसा आप समझना आप स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हो, अपने स्टेट में बैठे हो, तो आप कोई महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर समझो, कोई यहाँ पे एमपी का, यूपी का, गुजरात का, राजस्थान का, जो स्टेट्स में आप बैठे हो उस स्टेट्स के आप अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर समझना, और सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब की एक कमेटी बनेगी, इनको कहा जाएगा जीएसटी काउंसिल। और ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि जीएसटी लॉ में, जीएसटी लॉ कैसे होगा, क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस है सेंटर और स्टेट साथ में करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर जीएसटी लॉ चलाना है, दोनों मिलकर जीएसटी लॉ चलाना है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पे एक काउंसिल बनाया गया जिसका नाम था जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी की अमेंडमेंट्स ये जीएसटी काउंसिल के बेस पर है। कोई भी चीज चेंज करना रहा तो पूरी पावर सेंट्रल के पास भी नहीं और स्टेट के पास भी नहीं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है जिसके चेयरपर्सन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस में बीजेपी गवर्नमेंट में निर्मला दीदी होगी, बाद में कोई इलेक्शन हो गए, बाद में कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, इनमें डिस्कशन होता है और फिर जीएसटी लॉ के चेंजेस फाइनल होते हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है फिर जीएसटी लॉ चेंज होता है। तो रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी, इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है ना। आर्टिकल 279A5 जो है
ये स्पेशल आर्टिकल लाया गया और ये आर्टिकल में कहा गया कि 5 ऐसे गुड्स हो गए जिसका जीएसटी लॉ जीएसटी का कानून तब से लागू होगा जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, तब तक इन 5 गुड्स को जीएसटी का कानून अप्लीकेबल नहीं होगा, लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ कौन से ऐसे 5 गुड्स है जिसको आज भी जीएसटी लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है? चलो ये लिस्ट पढ़ते हैं। पहला पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल जिसको हम सिंपल वर्ड में डीजल कहेंगे, मोटर स्पिरिट जिसको सिंपल वर्ड में पेट्रोल कहेंगे, फिर नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस, हाँ बायोगैस नहीं, बायोगैस को जीएसटी, इंडिया के सारे गुड्स को जीएसटी लॉ लागू हो जाएंगे एक्सेप्ट दिस 5, एक्सेप्ट दिस 5। सर ये तो 5 का 3 दिख रहा है भाई, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, फिर नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पे जीएसटी है। कौन सा गैस बोला है? नेचुरल गैस। और यहां पे एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये स्पेशल फ्यूल होता है और ये स्पेशल फ्यूल होता है हमारे एयरक्राफ्ट का। तो ये 5 ऐसे गुड्स है जिसपे जीएसटी उस दिन से लागू होगा, जीएसटी कानून उस दिन से लागू होगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। नाउ पहला सवाल, सर क्या हम ऐसा समझे कि इन 5 गुड्स पे ओके कोई टैक्स नहीं आता है? ना 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 ना, ऐसा मत समझो, न्याय ऐसा मत समझो। इन 5 गुड्स पे टैक्स आता है, जीएसटी लागू नहीं हुआ है। तो सर इन 5 गुड्स पे कौन से टैक्सेस आते हैं? जो जीएसटी के पहले वाले टैक्सेस है। अब जीएसटी के पहले वाले टैक्सेस कौन से थे? तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, सुनो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, सेल पे वैट लगता था, इंटरस्टेट पे सीएसटी लगता था। तो जो पुराने टैक्सेस है जिसके बारे में आपको जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है। और फिर से कह दूं, हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट एग्जाम टारगेट होना चाहिए 40+। और चीज हमारे इस बैच में राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोर्स होना चाहिए। जिसको पूरी हिस्ट्री समझनी है, बैकग्राउंड समझना है, तो भाई वो रेगुलर बैच ले। ओके रेगुलर बैच ले, मैं कन्वर्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो जहां तक देखा जाए तो ये जो है 5 गुड्स जो है 5 गुड्स पे टैक्सेस आएंगे, पर कौन से टैक्सेस आएंगे? तो इसके ऊपर जो ओल्ड टैक्सेस है ये कंबाइन करके लिख सकते हो कि these goods are subject to old taxes, क्योंकि जीएसटी लागू नहीं होगा। these goods are subject to old taxes। और कौन से old taxes? तो ये गुड्स को यहां पे दैट इज एक्साइज, वैट और सीएसटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय सीएसटी? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो पुराना टैक्स था एक। सीएसटी ये गुड्स, ये टैक्स आज भी लगेंगे। तो एक सिंपल सवाल है, वेदर एक्साइज, वैट या सीएसटी कंप्लीटली ओमिटेड, क्या ये लॉ, ये टैक्सेस सारे खत्म कर दिए? नहीं, कुछ गुड्स पे आज भी वो लागू होते हैं। तो पेट्रोल पे, डीजल पे, पेट्रोलियम क्रूड पे, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोलियम क्रूड एंड पेट्रोल? पेट्रोलियम क्रूड मतलब रॉ पेट्रोल और फिनिश पेट्रोल यानी मोटर स्पिरिट। इन गुड्स पे आज जीएसटी नहीं लगता है। इन गुड्स पे जो लगता है वो है यहां पे ओल्ड टैक्सेस, एक्साइज, वैट और सीएसटी लगता है। ओके, जीएसटी ऑन दिस विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम सच डेट। हाँ, क्या सर इन पे जीएसटी कभी नहीं आएगा? तो इन पे जीएसटी आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अब नो डाउट क्या है, ये प्रोडक्ट पे टैक्सेस हेवी है और क्रेडिट भी नहीं है, सेट ऑफ भी नहीं है, और गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेना चाहती है। गवर्नमेंट ऐसे गुड्स को डोमिनेट करना चाहती है। अगर आज बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझे तो अगर पेट्रोल को जीएसटी में लाया तो उसमें सेट ऑफ मिलते हैं। सेट ऑफ क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होते हैं, हम आगे देखेंगे। तो उसमें सेट ऑफ मिलते हैं बेटा।
सेट ऑफ की वजह से प्राइजेस बहुत कम हो जाती है। अगर लाया तो प्राइजेस बहुत कम हो जाती है। इमेजिन करो पेट्रोल को अगर वो जीएसटी के स्कोप में लाते हैं तो जो 112 रुपए 13 रुपए का पेट्रोल आपको मिलता है, सेट ऑफ की वजह से टैक्सेस कम हो जाते हैं और आपको पेट्रोल 70 रुपए में मिलेगा, 60 रुपए में मिलेगा, क्योंकि जीएसटी में सेट ऑफ मिलता है। और गवर्नमेंट ये गुड्स जो है अभी इस पे सेट ऑफ नहीं चाहती है, कैस्केडिंग इफेक्ट चाहती है, टैक्स ऑन टैक्स चाहती है, कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स चाहती है। और गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट पेट्रोल का कंजम्पशन डोमिनेट करना चाहती है, क्योंकि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल के बहुत सारे स्टेट्स रेडी नहीं है कि इन प्रोडक्ट को यहाँ पे जीएसटी में लाया जाए। बीच में राहुल गांधी ने भी कहा था कि भाई पेट्रोल को लाओ जीएसटी में सो दैट प्राइसेस कम होगी बिकॉज ऑफ सेट ऑफ, लेकिन नहीं लाया गया। और आज भी 2017 में जीएसटी आया और आज भी जहां तक देखा जाए तो ये 5 प्रोडक्ट्स जो है, पहला पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा मोटर स्पिरिट, चौथा नेचुरल गैस और पांचवा एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये आज भी गुड्स जो है जीएसटी में नहीं है। जीएसटी कानून इसको अप्लीकेबल नहीं है। ओके, इनको पुराने टैक्सेस ही लगते हैं। इसलिए ये गुड्स को सुनना, ये गुड्स को जीएसटी में एक नया वर्ड आ रहा है, ये गुड्स को जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। जीएसटी का नॉन टैक्सेबल, बाकी अदर टैक्स लगते हैं, पर ये गुड्स को जीएसटी का नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। ओके, तो अब एक काम करो, हमारी जो चार्ट बुक नहीं, जो हमारा ओके यहाँ पे सॉरी हाँ क्वेश्चन राइटिंग बुक है, तो ओके क्वेश्चन राइटिंग बुक में लिखो एक्सप्लेन। ओके, या फिर क्वेश्चन आप आपके पास क्वेश्चनर आ गया होगा, तो अब ये क्वेश्चनर को कैसे पढ़ना, थोड़ा मैं ये क्वेश्चनर को बता देता हूँ, क्वेश्चनर को कैसे पढ़ना। अगर आपके पास क्वेश्चनर होगा तो आ जाओ चैप्टर नंबर 1 में, आ जाओ चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चनर पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। सीसीपी मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले 2 डिजिट सभी ने सुनना, पहले 2 डिजिट बताते चैप्टर नंबर। ये कोड है जिसको मैं आगे बताऊंगा एचएसएन कोड कहा जाता है। अब सर ये एचएसएन क्या होता है बाद में देखेंगे। पहले 2 डिजिट्स जो होते हैं इससे समझ जाना कि चैप्टर 1 चालू है। तो आ जाओ, आप क्वेश्चनर होगा तो चैप्टर 1 में आ जाओ। अगर आप चैप्टर 1 में आ जाते हो, सुनो, चैप्टर 1 में दूसरे 2 डिजिट ये बजाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर। मैंने हर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट में क्लासिफाई किया है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर बताता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर आप देखोगे तो 2 कॉन्सेप्ट नंबर हमारा है और वो है वेरियस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कॉन्सेप्ट 2 में ये क्वेश्चन लिया है। और उसके बाद में हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है, ये तीसरे 2 डिजिट क्या बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का कौन सा क्वेश्चन नंबर। इसलिए जब आप क्वेश्चनर पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट देखना है, तो ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 7। अगर इसके आगे मैं कहूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 07, पहले 2 डिजिट बताते हैं चैप्टर नंबर, दूसरे 2 डिजिट बताते हैं कॉन्सेप्ट नंबर और तीसरा क्वेश्चन नंबर। और लास्ट 00 क्या है सर ये, तो लास्ट का 00 अगर आप देखोगे तो ओके लास्ट का 00 है यहाँ पे कि जब मैं कोई नया क्वेश्चन बाद में ऐड करूंगा तो उसके लिए यूज किया, एडिशन के लिए। अब जब आप कोई डाउट पूछते हो और किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो ऐसे केस में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप सिर्फ ये कोड टाइप कर दो, सीसीपी भी लिखने की जरूरत नहीं, ये कोड टाइप कर दो, मेरी टीम समझ जाएगी कि चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 उसके ऊपर आपको डाउट है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ क्वेश्चन नंबर। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हो तो एक सिंपल क्वेश्चन, बुक में आते हो तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और वो सिंपल क्वेश्चन जो है आपके स्टडी मैट में है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है और हम चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे। अब ये चैप्टर 1 में थोड़ा मैं आपको क्वेश्चनर समझा देता हूं। ओके, ये क्वेश्चनर मैं समझा देता हूं। और ये क्वेश्चनर में जैसा ये चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, मैंने क्वेश्चनर यहाँ पे लिया है।
इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लिए हैं, इसीलिए मेरे समझाने के बाद अगर आपने क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस कर ली ना तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चनर पढ़ा तो भी हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। टोटल अगर आप चैप्टर 1 देखोगे तो मैंने 22 क्वेश्चंस लिए और हर कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चंस लिए। इसलिए रेगुलर बुक तो जैसे मैं रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा क्लास खत्म हो जाता है आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे करना। सेकंड रिवीजन चार्ट्स, मेरे चार्ट बुक के चार्ट्स और क्वेश्चंस पे करना, तो आपको ज्यादा हेल्प होगा। प्लस मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड भी किया है, आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा। और ये जो मटेरियल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये जो आईसीएआई का न्यू मटेरियल आया है, वो न्यू मटेरियल के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है टोटली डिफरेंट है। जैसे यू कैन कंपेयर दिस क्वेश्चन विथ माय लास्ट बैच क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो न्यू स्कीम के हिसाब से नया मॉड्यूल आया है वो क्वेश्चंस मैंने कवर किए। जो स्टूडेंट सीएमए या सीएस कर रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की डिजाइन की है। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस भी मैंने किए हैं, और यहाँ पे अदर क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चनर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चनर के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये मैंने पहले भी बताया और अभी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउ साथ साथ में ओके इस क्वेश्चनर की जीनी बुक भी मैं अपडेट करूंगा। अब ये जीनी बुक क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा आपको। ओके, जीनी बुक क्या होती है? ओके, तो और मैं आपको लास्ट में कह दूं कि आप मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चनर ही पढ़ के एग्जाम में गए तो दैट्स इनफ। पर मेरे साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग 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 और फाइटिंग विथ राइटिंग, सुनिएगा, फाइटिंग विथ राइटिंग, बस ये आपको गुरु मंत्र याद रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आओगे, ओके बाकी क्वेश्चंस हम देखेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 7 पे आओगे तो क्वेश्चन नंबर, और मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट के साथ का क्वेश्चन ले लिया, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा है जो स्टडी मैट में दिया है। डिस्कस द आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A आपको डिस्कस करना है। विथ ग्रांट ऑफ पावर टू मेक अ लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ ओके गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक सिंपल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आउट ऑफ 50 मार्क्स, सुनिएगा, आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है आपको थ्योरी क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, देखो आउट ऑफ 50 मार्क्स 15 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ओके, थोड़ा मैं स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगा। 15 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड, आपको जो है 35 में से 10 से 15 मार्क के ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, और 20 से 25 मार्क के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ओके हम यहाँ पे देखेंगे। और आपको लास्ट में यही कह दूं कि मेरे पढ़ाने के बाद चार्ट बुक और ये जो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चनर की, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। ओके, बस मेरे साथ जीएसटी को एक बार अच्छे से समझ लो। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है, डिस्कस द आर्टिकल 246A विद ग्रांट द पावर टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डिस्कस करो आर्टिकल 246A। अब आप क्वेश्चनर को भी ध्यान से आपने पढ़ लिया तो इनफ है, मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। ओके, पहला पॉइंट कैसे कवर करेंगे, तो थोड़ा आपके पास कुछ रफ पेजेस हो गए तो मैं आपको समझाता हूं कि आप क्वेश्चनर कैसे पढ़ोगे। एक रफ पेजेस हो गए तो वो निकालो। ओके, रफ पेजेस हो गए तो वो निकालो, और इस पे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। रफ पेज होगा तो पहले क्या करना, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस और रीड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको कैसे लिखना है। कोई भी थ्योरी क्वेश्चंस हो, जीएसटी का हो या कोई भी, और हम ये बहुत प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बहुत समझाऊंगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए और किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, जिसका एक नमूना आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये तो हमारा पहला ही चैप्टर है। ओके, सो यहाँ पे अब देखो, पहला जो है, पहले क्या करना, सडनली याद करने की कोशिश मत करना। मेरे साथ इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और फिर हम रफ में लिखेंगे। देखो, पहले पढ़ना आंसर, हाँ पहले आंसर पढ़ना, फिर फ्रेमवर्क बनाना, और ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे। जैसा पहला, एज पर आर्टिकल 246A
of the constitution, parliament or legislature of every state have power to make law of GST imposed by union or by such state. हाँ, अब आर्टिकल 246A जो आपने पढ़ा, ओके तो अब देखो आपको आर्टिकल 246 ये याद रह गया क्योंकि जहां से जीएसटी का जन्म हुआ। अगर ये आर्टिकल 246A आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, और वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको डेफिनेटली याद रह जाएगा। आर्टिकल 246A ये कहता है, और क्या कहता है तो अपने आप को समझाओ कि भाई पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ओके, बोथ हैव अ पावर टू लेवी द जीएसटी, ओके, जीएसटी इम्पोज बाय यूनियन एंड स्टेट। सिंपल वर्ड में ये लिखना है। तो अब आप रफ में कैसे डिजाइन करोगे? तो रफ में डिजाइन करोगे, पहला पॉइंट मुझे क्या लिखना है, चलो मेरे साथ रफ में डिजाइन करो। लूज पेज, रफ पेज या रफ डायरी कुछ होगी तो बोलो। रफ में क्या डिजाइन करना है? रफ में मुझे डिजाइन करना है, और ऐसे हिंदी में लिखो, ट्राई करो मेरे साथ, हिंदी में लिखो कि आर्टिकल 246 में ऐसा रफ में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर स्टेट ज्वाइंटली लिखोगे, लिखो रफ में, ज्वाइंटली लेवी जीएसटी, ज्वाइंटली लेवी जीएसटी। बस सिंपल ये याद रखना कि दोनों ज्वाइंटली जीएसटी लेवी करेंगे। ये फ्रेमवर्क बना लो, शब्दों के जंजाल में मत फंसो। आपने अगर अटेम्प्ट दिया होगा तो आप शब्दों के जंजाल में फंस जाते हो। आप सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में ज्वाइंटली लेवी द जीएसटी, दैट्स ऑल। ओके, इतना पॉइंट मेरा कवर होना चाहिए पहले इसमें, ऐसे पॉइंट्स बनाओ। दूसरा, आप क्या, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इंटरस्टेट। मतलब मुझे ये दिखना है कि ओके, ये आर्टिकल 246 पार्लियामेंट को पावर देता है, किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को, कि वो इंटरस्टेट पे जीएसटी लगाए, इंटरस्टेट पे जीएसटी लगाए। ओके, चलो ये पॉइंट फिक्स हो गया। तो अब पहला पॉइंट क्या हुआ कि आर्टिकल 246 एम्पावर्स, ये वर्ड अब मुझे ओके कौन सा वर्ड आना ही चाहिए, इस पे ध्यान दो, एम्पावर्स पे आना चाहिए कि ये आर्टिकल एम्पावर करता है, एम्पावर्स ये वर्ड आना चाहिए। दिस आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ज्वाइंटली लेवी द जीएसटी ऑन गुड्स और सर्विसेज। दूसरा, इट ऑल्सो एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, पार्लियामेंट को पावर दिया है, ओके, टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और एक पॉइंट जो ओके इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो कौन सा पॉइंट, कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी उस दिन से आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट जो है, ओके, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि सर्टेन गुड्स, जो गुड्स की लिस्ट, ऐसे 5 गुड्स हो गए। ओके, आप 5 गुड्स मेरे साथ रफ में लिखो, 5 गुड्स हो गए जहां जीएसटी शैल बी लेविड, ओके, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। चलो, तो अब दिमाग में फ्रेमवर्क बन गया। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अब आपको लिखना आसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये रीड कर रहे हो ना तो टाइम पे याद नहीं आता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? और मेरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बताया, समझा क्या? समझा होगा तो MZ टाइप करो और लाइक करो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं यही सिखाने वाला हूँ आपको। ओके, ये बैच का मेन ऑब्जेक्ट यही है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंटेशन कैसा आपका होना चाहिए, ओके, क्या बातों का आपने ख्याल रखना चाहिए, ओके, ये आपको मुझे इस बैच में सिखाना है। यस और नो प्लीज बताओ, समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब आप लिखोगे कैसे, तो चलिए अब मैं लिखने का तरीका बताता हूँ, ये क्वेश्चन को रेफर करके लिखने का तरीका बताता हूँ। इसलिए ये जो बैच है ना, MZ मतलब मजा आ गया MZ मतलब मजा आ गया, ठीक है, यहाँ पे। चलो, और आपको समझा होगा तो, ये अच्छा लगा होगा तो लाइक दबाइएगा भाई, देखो लाइक आने चाहिए, लाइक दबाइएगा। अब देखो, इसको सिंपल वर्ड्स में पहले दिमाग में फिट करना, ओके, और मेरे साथ ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इसको सिंपल वर्ड में कैसे लिखे, ओके, यहाँ अच्छे से कैसे कवर किए करें, तो सिंपल वर्ड में अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, कुछ अब मैंने बना लिया, एम्पावर्स वर्ड ध्यान में होना चाहिए। ज्वाइंटली लॉ बना सकते हैं ऑन गुड्स और सर्विसेज ऑन जीएसटी। ओके, ज्वाइंटली लॉ बना सकते हैं।
दूसरा पार्लियामेंट, और तीसरा कुछ गुड्स जो है जीएसटी में नहीं आएंगे। अब इसको लिख कर कैसे देखना है, और यही प्रैक्टिस आपको करना है, आपको एज इट इज लर्न नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ जहां हम जो क्वेश्चनर का आपके पास नोटबुक है, जो क्वेश्चनर का नोटबुक है उसमें आ जाओ। क्वेश्चनर के नोटबुक में जब आप आओगे तो पहले टाइटल दो चैप्टर 1, टाइटल दो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, दिया आपने टाइटल चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी दिया। अब इसमें क्या करना, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चनर का ये पेज नंबर डाल दो, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर दिस, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर दिस, ठीक है। अब इसका हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सिंपल वर्ड में लिखा जाता है। ओके तो चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे, और पूरा ध्यान देना, और अभी मेरे साथ लर्न होना चाहिए। और ये मैं लिखवा रहा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपसे लिखवा रहा हूं। देन चलो लिखो पहला पॉइंट, कैसे लिखना, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिखो लिखो लिखो, मैं जैसा सिंपल वर्ड में लिखवा रहा हूं। आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स, ये मुझे वर्ड चाहिए, एम्पावर्स। अच्छा हमने क्या बनाया था, एम्पावर्स किसको, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, legislature of state jointly make the laws, jointly make the laws for levy of GST, for levy of GST, बस खत्म, एक सिंपल लाइन में, दैट्स ऑल, बस खत्म, जॉइंटली लेवी जीएसटी, जो साथ में जीएसटी लगाएंगे, ठीक है, जॉइंटली। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखो, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू टू मेक द लॉ, to make the law for levy of GST on interstate supply, for levy of GST on interstate supply, levy of GST on interstate supply, then हाँ, इसके बाद में हमने क्या पॉइंट डिजाइन किया था, इसके बाद में हमने डिजाइन किया था, ये प्रैक्टिस इतनी फॉलो करना ना बॉस, हर सब्जेक्ट में फॉलो करना, देखना कैसा रिजल्ट आता है आपका। ओके इसके बाद में हमने क्या डिसाइड किया था कि कुछ ऐसे गुड्स है जिस पर जीएसटी कब से आएगा, वो हमको ये नहीं लिखना है, डिस्कशन डाइवर्ट नहीं करना है। ओके हमको ये नहीं लिखना है कि 5 गुड्स पे ओल्ड टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज लगता है, वो थोड़ी लिखना, हमें ये लिखना है कि 5 गुड्स पे जीएसटी उस दिन से आएगा, ये भी नहीं लिखना है कि इन पे जीएसटी लगता नहीं है, हमें ये लिखना है कि 5 गुड्स पे जीएसटी उस दिन से आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो लिखो यहां पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाँ पूरा लिखना, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, लर्न करो, पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, तीसरा, तीसरा मोटर स्पिरिट ब्रैकेट में पेट्रोल, मोटर स्पिरिट ब्रैकेट में पेट्रोल, पेट्रोल, नेक्स्ट नेचुरल गैस, पूरा लिखना, नेचुरल गैस, नेक्स्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेक्स्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल,
एविएशन टरबाइन फ्यूल, ब्रैकेट में ATF, इसको शॉर्ट में ATF बोलेंगे, इसको शॉर्ट में ATF बोलेंगे, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसको शॉर्ट में ATF बोलेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो, GST law shall be applicable, GST law shall be applicable from the date, from the date from the date to be notified, to be notified by the government, notify government ही करेगा, from the date to be notified by government on recommendation of GST council, on recommendation of GST council। हाँ, और अब रेड रेड पेन लेना, और रेड पेन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड पेन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, फोर्थ पॉइंट लिखो जो आपको लिखवा रहा हूं, और लिखो यहां पे, सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, लिखो सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, सप्लाई ऑफ दीज गुड्स आर कॉल्ड एज, सप्लाई ऑफ दीज गुड्स आर कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अंडरलाइन करना, supply of these goods are called as non-taxable supply in GST, non-taxable supply in GST। supply of these goods are called as non-taxable supply in GST। तो भाई अब GST में इसके आगे जब भी मैं ये वर्ड यूज करूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये होगा कि यहां पे, हाँ सुनो, ये 5 आइटम्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ये 5 आइटम्स, इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, तो ये समझा क्या बेटा आप सभी को? अगर ये समझा होगा तो फटाफट यस टाइप करो। ठीक है, ये पहले, अब ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो ये आपने प्रैक्टिस किया मेरे साथ। एक क्वेश्चन आप जो लिखोगे घर पे, आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 13, होमवर्क लिख लो क्वेश्चन नंबर 13, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 लिख लो, आपके लिए होमवर्क रहेगा, 13 और 15। सर 13 क्या है आप पढ़ोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा, और 15 डन, वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई करो घर पे। मैं आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से सब लिखवा के लूंगा आपसे, प्रेजेंटेशन का तरीका बताओगा, यही ये बैच का खास बात है। और यस, हमें 40 प्लस जाना है। आर यू रेडी? 13 और 15 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ठीक है, लिख के देखना है, पूरा लिख के देखना है मेरे साथ। ठीक है बेटा, मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूं, तो किया है आपके लॉगिन में, प्रोवाइड किया हुआ है मैंने PDF, आपके लॉगिन में प्रोवाइड किया हुआ है PDF। चलो,
अब आप रेगुलर मैथ में आ जाओ, रेगुलर मैथ में आ जाओ, ठीक है। एमसीक्यू आपको आपके लॉगिन में दिए जाएंगे, एमसीक्यू आपको आपके लॉगिन में दिए जाएंगे। आर्टिकल 269 ए, ये आर्टिकल पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछेंगे, कीप इन प्रायोरिटी बी, इस पे क्वेश्चन है तो जस्ट रीड कर लेना। ओके, जस्ट वो क्वेश्चन रीड कर लेना। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं सारे मैं लिखवा के लूंगा आपसे, मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ, होमवर्क के साथ, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज, अब आर्टिकल 269 ए क्या कहता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, अंडरलाइन द वर्ड इंटरस्टेट ट्रेड। ये क्वेश्चनर में दिए ना बेटा, ये आपको जो क्वेश्चनर मिला होगा या इसकी पीडीएफ होगी, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 15 दिया हुआ है। तो आप प्लीज वो एक बार देखिएगा, आप प्लीज वो एक बार देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चनर की पीडीएफ अपलोड की है आपके लॉगिन में, और आपको फिजिकल बुक मिली होगी तो क्वेश्चनर में है। तो देखो बेटा, आर्टिकल 269 ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब मामला इंटरस्टेट का होगा, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो जब मामला इंटरस्टेट का होगा तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का पावर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगा, लॉ बनाने का पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगा, ठीक है। सच टैक्स शैल बी अपोर्शन between union and state in a manner as provided by parliament of law on the recommendation of council। मैंने अभी एक आते आते एक डायग्राम आपसे बनवाई थी। इंटरस्टेट होगा, वो डायग्राम याद करो, इंटरस्टेट होगा तो क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा। और इंटरस्टेट में जो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, सुनिए, इंटरस्टेट में जो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, तो वो जो आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और फिर वो अपोर्शन करेगी स्टेट के साथ, 50% स्टेट के साथ अपोर्शन करेगी। कौन से स्टेट को देगी बताओ? 50% कौन से स्टेट को देगी? सेलर स्टेट को देगी या बायर स्टेट को देगी? बताओ यहां पे कौन से स्टेट को देगी बेटा? सेलर या बायर स्टेट को देगी? अरे करेक्ट करेक्ट, बायर स्टेट को देगी। ये लिखा है आर्टिकल 269 में। वेरी गुड, बायर स्टेट को देगी, वो अपोर्शन होगा। यस बेटा, जो तीसरे तीसरे दो डिजिट है वो क्वेश्चन नंबर हो गए। मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 13 15 मतलब तीसरे दो डिजिट, ये वाले दो डिजिट जो होते हैं ना वो क्वेश्चन नंबर होते हैं, तीसरे दो डिजिट्स, ठीक है। पहला चैप्टर, फिर कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन नंबर होता है, करेक्ट। तो बायर स्टेट को जाएगा। अब नीचे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ in the course of import in territory of India shall be deemed to be a supply of goods or service in the course of interstate। अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एंड अमाउंट अपोर्शन इन टू अ स्टेट अंडर वन शैल नॉट बी फॉर्म अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल में कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेंगे क्योंकि सिंपल आर्टिकल है। इंटरस्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, अपोर्शन करेगी स्टेट के साथ। अगर इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट को भी इंटरस्टेट बोला जाएगा। तो डन, यहाँ पे हमने ये डिस्कशन देखा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। हम लेक्चर 1 में थे, थोड़ा स्लो भी हो सकते हैं, पर धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड ऐसी ही रहेगी जैसा आपको अच्छे से समझे, डोंट वरी। जो स्टूडेंट पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान रखना है कि जो मैंने आज पढ़ाया वो घर पे पढ़ना है, और नेक्स्ट डे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उनका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ले डरना बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने जीएसटी पढ़ा हुआ है उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, डोंट वरी। जितना मैंने कमिटेड आवर्स है, आवर्स यहाँ टोटल 75 to 80 आवर्स है, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, कॉन्सेप्ट डिस्कशन के साथ,
उसमें हमारा हो जाएगा। अराउंड हमें 25 लेक्चर्स के आसपास लगेंगे। और इसमें मैं कुछ लेक्चर्स लाइव स्ट्रीमिंग में लेने वाला हूँ, कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड देने वाला हूँ। तो सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा 20th फेब को ख़त्म हो जाएगा। आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है 1 टाइप कीजिएगा, यही स्पीड हमारी रहेगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको मेरे साथ बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँ कि अच्छे से हो जाएगा। और मेरे बाद उनको जो है यहाँ पे उनको मेरे बाद जो है उनको यहाँ पे जस्ट आधी घंटा घर पे पढ़ना है, और जो मैं होमवर्क देता हूँ मेरे साथ कर लो। इस क्वेश्चंस में एग्जाम में आने के, जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम राइटिंग प्रैक्टिस में लेंगे, और मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सिलेक्ट करके रखे हैं। ओके, कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हैं। और दोस्तों, ओके, जब एग्जाम में आए तो मुझे याद जरूर करना, मुझे याद जरूर करना, डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पे याद आ जाएगा। चलो, नवंबर वालों के लिए फेब में क्लास स्टार्ट होगी बेटा, सारी क्लासेस, जिसमें जिसका वीडियो आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। एमसीक्यू आपके लॉगिन में पीडीएफ कॉपी दी जाएगी। पर मैं आपको कहूँ क्या, एमसीक्यू का आप मेरे साथ अगर सुनिए, आज अगर मेरे साथ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो एमसीक्यू आपका वैसे ही हो जाएगा। होगा होगा, अपलोड होगा बेटा, एमसीक्यू अपलोड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लॉगिन में अपलोड हो जाएगा पीडीएफ एमसीक्यू की। थोड़ा 1-2 दिन मुझे टाइम दो, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और आपकी बुक्स भी आपको मिल जाएगी। तो आज यहीं रोकते हैं। संडे को क्लास होगा, बिल्कुल होगा। एक्सपोर्ट के केस में जो जो स्टेट से एक्सपोर्ट हुआ वो स्टेट को मिलेगा। रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों भी 28 फेब तक हमारे क्लासेस हो जाएंगे। आपका टेबल में बना के दूंगा। ओके। संडे को भी लेक्चर रहेगा। अभी जो लेक्चर होगा कल मॉर्निंग तक आपको 11 बजे तक वो लेक्चर मिल जाएगा, कल मॉर्निंग में। अब कल का सेशन हमारा सुनिए, अब इसके आगे शेड्यूल क्या रहेगा। हाँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है बेटा, ये पेड बैच है। फास्ट ट्रैक और आरआर बैच तो वो तो यूट्यूब पे आती है और वो फ्री आती है। यस बेटा, बैकअप दूसरे दिन तक अपलोड हो जाएंगे। सारे बैकअप दूसरे दिन तक अपलोड हो जाएंगे। चलिए, तो अब जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे होगे, आप कनेक्टेड रहिएगा, आप कनेक्टेड रहिएगा। और आपके ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम टाइप कीजिएगा, मेरी टीम कनेक्ट होके लिख लेगी सब। नहीं, अब आगे का शेड्यूल कैसे रहेगा मैं बता दूं। कल का सेशन 6:30 बजे रहेगा, 3 घंटे रहेगा। और परसों से हमारे सेशन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएंगे। परसों से हमारे सेशन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएंगे। टाइमिंग जो रहेगा मॉर्निंग में, ओके, हमारा नॉर्मल टाइमिंग 8:30 बजे रहेगा, पर कभी अर्ली रहा तो मैं आपको ओके बता दूंगा। कल का लास्ट लेक्चर रहेगा जो डेमो लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, परसों से हमारा लेक्चर ऐप पे रहेगा। और वो इमीडिएट आपको दोपहर तक बैकअप अपलोड कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेस करते हो। 1175 लिख लिया बेटा, 111175 लिख लिया मैंने। ओके, यहाँ पे
ये ऑर्डर आईडी आप क्यों दे रहे हो, क्या रीजन है? 258264 हो गया। चलो पहले तो सेशन खत्म कर देते हैं, यहाँ पे सेशन हमारा एंड हो गया। ठीक है, इंपोर्ट के केस में बेटा इंपोर्टर जो स्टेट का है उस स्टेट को 50% मिलेगा आईजीएसटी का। नहीं नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेस करते हो तो लाइव आपको, जो भी लेक्चर में लाइव होगा वो आपको एडिशनल फैसिलिटी, आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। चलो, तो आप अपना ऑर्डर आईडी डाल दो। यहाँ रुकते हैं आज का सेशन, कल 6:30 बजे यूट्यूब पे थर्ड डेमो लेक्चर रहेगा। थर्ड डेमो लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे। बेटा एक्टिवेशन कोड कहा ना मैंने आपको, आपके लॉगिन में ट्राई तो करो आप। प्रतीक आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। एक कम्बो तो है ना बेटा। अरे ज्योति हो गई ना कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो तो भी लाइव लेक्चर सपोर्टिंग है, वो आप लाइव कर सकते हो। आपका रिकॉर्डेड लेक्चर वैसा ही रहेगा। आपके लॉगिन में लाइव एक्टिवेशन की है बेटा, नहीं होगा तो आप ऑर्डर आईडी दो, कल क्लियर हो जाएगा। टू फाइव एट टू सिक्स फोर हो गया। चलो ठीक है, यहाँ रुकते हैं बेटा, यहाँ रुकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ऑर्डर आईडी और प्रेफरेबल टाइम डाल दो। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आपका ऑर्डर आईडी और प्रेफरेबल टाइम डाल दो। कल से मैं ऐप में भी कनेक्टेड रहूंगा और आपके ऐप के क्वेश्चंस भी देखूंगा। ठीक है, ठीक है यहाँ। चलो डन, बाय। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।